अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा ज्वाइन करने का। इस हफ्ते से मैं कुछ सिलसिला ज़रा डिफरेंट कर रहा हूँ। अब तक मैं हर प्रोग्राम के लिए या तो लाइव आता था या रात के एक वक्त पे ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम को प्रीमियर करता था। लेकिन अब यहाँ से आगे जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि मैं बीच में भी कुछ वीडियो करूँगा और लाइव वीडियो सेशंस भी करूँगा। सो अब से मैं इन वीडियोज़ को छोटे-छोटे गैप्स के बाद रिलीज़ कर दूँगा और फिर उनको शेयर करूँगा और जब इंशाल्लाह मेरे पास कोई गेस्ट होंगे या कोई बहुत ही अमेज़िंग हैपनिंग होगी, तो उस सूरत में मैं लाइव सेशंस भी करूँगा। सो वो सब लोग जो मुझे लाइव अब तक जॉइन करते रहे हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आप मेरी वीडियोज़ को देखें, उसको शेयर करें, उस पे कमेंट्स करें और मैं इंशाल्लाह आपके साथ उन वीडियोज़ के थ्रू इंटरैक्ट करूँगा। आज की मेरी ये वीडियो जो है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में। अभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने रिसेंटली बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स पास की हैं। ऑल्दो मीडिया और जो स्टेटस को का माफिया है और ये जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने तो बहुत शोर होगा मचाया हुआ है और तमाशा मचाया हुआ है। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़े पैमाने पर और दूर रस नताइज वाली ऐसी रिफॉर्म्स आ रही हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सियासी मंजर को कंप्लीटली चेंज कर देंगी आने वाले वक्त में। और इसके बारे में मैं ये वीडियो आपसे कर रहा हूं और मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट में अराउंड 20 या 30 के करीब कुछ लॉज पास हुए और इस इन सारी चीज़ों का इंक्लूडिंग जो इलेक्शन रिफॉर्म्स आई हैं, उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इमरान खान पहले दिन से इस बात पे खड़ा हुआ था कि उसको इस सिस्टम को चेंज करना है। सेनेट इलेक्शन में भी उसने कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो अपील गई कि आप इसको रिव्यू कर लें, लेकिन जजेस तो भंग पी के सो रहे हैं। उनको दूसरों के कामों में इंटरफेयर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि वो अपने कामों में करें या कौम को सपोर्ट करें। तो वो उन्होंने मना कर दिया और उसी तरह से चोरी चकारी और करप्शन का बाजार सेनेट में लगा। उसका नुकसान हुआ अपोजिशन को, अगर वो पास हो जाती तो शायद नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई ये चेंज लाने में काम कर रही थी। अराउंड 18 महीने के गिर्द पहले ये काम शुरू हुआ और कमेटीज बनी जिसमें ऑपोजिशन को भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप आएं बात करें। लेकिन ऑपोजिशन का क्या कहना, वो तो कोई भी काम करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने पहले दिन से बस एक शोर मचाया है, गवर्नमेंट जा रही है, हमारी बारी आ रही है और वो इंशाल्लाह इसी तरह पूरे 5 साल के आखिर तक भी लगे रहेंगे और शायद अगली टर्म में भी। तो उन्होंने इस इश्यू पे भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। जबकि इस दौरान इमरान खान और जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी थी, वो लोग जो हैं ये मशीन्स को शो करते रहे। पार्लियामेंट में भी उन्होंने ला के रखा कि लोग इसको रिव्यू कर लें, असेस कर लें और कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। और इवेंचुअली आखिरकार जॉइंट सेशन के अंदर ये लॉ पास हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल ही इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स जो लोग इतने अरसे से इसको रोक के बैठे हुए थे वो अभी भी हिम्मत तो नहीं हारेंगे। वो अपने जो चमूने उन्होंने पाले हुए हैं, जो उनके पेड नौकर हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे फौज में हो, उन सब के साथ मिलकर या बिजनेस कम्युनिटी में हो, उन सब लोगों के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज को रोका जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब इस स्टेप के बाद इस चीज को डिले तो किया जा सकता है, लेकिन इसको रोकना अब इम्पॉसिबल होगा और ये चीज जो है पूरा का पूरा मंजरनामा चेंज कर देगी सियासत का। अब इससे पहले कि मैं इस डिटेल में जाऊं कि ये चेंजेस कैसे आएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो की थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर, आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर थोड़ा सा रेफर करूंगा कि सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि जो वोटिंग का प्रोसेस है वो क्या है। वोटिंग के प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं अगर आप हाई लेवल देखें। पहला स्टेप क्या है कि आपको वोटर को अपने आप को रजिस्टर करना है, डॉक्यूमेंट शो करके, ना रखो। ये तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद आपको जाना है, सबसे पहले आपको जाके आइडेंटिफिकेशन करनी है, वेरीफाई करना है कि यही वोटर है, इसका यहीं पे वोट है। फिर वो वोटर वोट अपना कास्ट करेगा और लास्ट स्टेप जो है टेबुलेशन होगी, कैलकुलेशन होगी कि वो वोट कैसे कितने वोट किसको पड़े। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रूल ये लेकर आए हैं रिफॉर्म्स के अंदर, ये बेसिकली स्टेप नंबर 2, 3 और 4 को टच करता है। स्टेप नंबर 1 जो है
वोटर रजिस्ट्रेशन, उसमें समहाउ ऑटोमेशन हो चुकी है, नादरा उसमें रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये सारी चेंजेस जो हैं वो स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 के लिए काम आती हैं। अब जब आप ये प्रोसेस सामने रखते हो तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि कैसे पिछले निजाम में इस नंबर 2, 3 और 4 के स्टेप में गड़बड़ होती थी। पहली बात, जो पहली गड़बड़ होती थी वो ये कि लोग, जो मरे हुए लोग होते थे, उनके शनाख्ती कार्ड ले आते थे और उनके थ्रू वोट डालते थे। जो लोग वहां मौजूद नहीं होते थे, उनके शनाख्ती कार्ड ले आते थे, उनके थ्रू वोट डालते थे। नकली शनाख्ती कार्ड ले आते थे, उनके थ्रू वोट डालते थे। इसी को आप थप्पा माफिया कहते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं था। बस आपको आना है, शनाख्ती कार्ड दिखाना है, सामने वेरीफाई करने वाला भी कोई लोकल स्कूल का टीचर है, कोई उसी जगह का रहने वाला है, किसी वडेरे का वो छोटा सा बंदा है, तो आप क्या कर सकते हैं, या उस पॉलिटिकल पार्टी का वहां पे वो है। वेरिफिकेशन तो कोई खास होती नहीं थी, बस जो आया उसको वोट डालने दिया, जिसको रोकना है उसको मना कर दिया। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस में ना सिर्फ आपको अपना नादरा का आईडी कार्ड लेकर आना होगा, बल्कि आपके थंब इंप्रेशन भी रीड किए जाएंगे और वो नादरा के रिकॉर्ड से मैच होंगे। यानी एक दफा एक थंब इंप्रेशन से जब वोट पड़ेगा तो वो दोबारा नहीं पड़ सकेगा। या किसी गलत थंब इंप्रेशन के साथ कोई भी किसी का आईडी कार्ड लेकर आएगा तो वो वोट नहीं डाल सकेगा। तो पहला स्टेप वोटर वेरिफिकेशन पे ही ऑथेंटिसिटी आ जाएगी काफी हद तक, और ये जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल थप्पे पड़ रहे होते हैं ये नहीं पड़ेंगे। उसके अलावा कोई एक शख्स इधर से उधर, इस इलाके से उस इलाके से दूसरे शहर में जाके भी वोट नहीं डाल सकेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन उसको वहां पे स्टॉप कर देगी। और तीसरी बात, नकली वोट नहीं पड़ सकेंगे, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक जो मशीन है उसको स्विच ऑन नहीं किया जाएगा कि वो वोट डल सके। सो ये प्री रिक्विजिट है कि आप वेरीफाई हों तो आपका वोट डले। अब इससे हो सकता है कि प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, इनिशियली जब फर्स्ट टाइम ये करें तो कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे, जो डाटा आ रहा होगा वो वैलिड डाटा होगा, जो नंबर्स आ रहे होंगे वो ट्रू नंबर्स होंगे। पहली चीज तो इससे ये रुक जाएगी। दूसरी ये कि आपके कोई गलत जो आपका जो जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, या जो आरओज ने जो गड़बड़ की और ये सब कुछ किया, वो भी इस सिलसिले से रुक जाएगी। क्योंकि जो कास्टिंग का प्रोसेस है, इसमें आपको कोई बैलेट पेपर फाड़ के नहीं देना, उसके अंदर कोई आपको कोई ये नहीं बताना कि स्टैंप यहां लगानी है यहां नहीं लगानी। क्योंकि ठप्पा माफिया ये भी करता था कि अब अगर आप देख रहे हैं कि किसी के वोट ज्यादा पड़ रहे हैं तो उसके ऊपर एक जल्दी जल्दी एक और स्टैंप लगा दी, डबल स्टैंप लगाने से वोट कैंसिल हो गया। या लोगों को आपने जज कर लिया कि ये तो जो है नवाज शरीफ को वोट देने वाला है, ये तो पीपल्स पार्टी को वोट देने वाला है, या पीटीआई को वोट देने वाला है, और आपने उसको गलत इंफॉर्मेशन दी कि गलत जगह पे ठप्पा लगा दे, या वो जो वोटिंग स्लिप थी उसके ऊपर कोई निशान मार दिया, कोई फाड़ दिया, कुछ कर दिया और वोट जाया हो गया। यहां ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। वेरिफिकेशन हुई, आप मशीन पे गए, उसने एक्टिवेट किया, आपने बटन दबाया, इलेक्ट्रॉनिकली वोट काउंट हो गया। पर एट द सेम टाइम, इससे पहले कि वो वोट काउंट हो, एक पर्ची प्रिंट होकर आई, छोटी सी, जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करते हैं, एफपॉस पे पर्ची आती है, एक पर्ची प्रिंट होकर आई जिस पे जिस निशान पे आपने वोट दिया था वही निशान प्रिंट होकर सामने आ गया। अब अगर मैंने बल्ले को वोट दिया तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास बल्ले की पर्ची आई है। मैंने कहा हाँ जी मैंने यही वोट दिया, वोट इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट हो गया, वो पर्ची लपेट के मैंने डब्बे में डाल दी। तो ये गड़बड़ भी नहीं हो सकेगी कि आप इजाफी वोट डाल सकें, या लोगों को मिसगाइड कर सकें, या उनकी गड़बड़ कर सकें। एक आदमी वेरीफाई होने के बाद एक ही वोट डाल सकेगा, और वो खुद उस वोट को देखेगा कि उसने वो वोट, मैंने इसी को वोट दिया था, यही डब्बे में जा रहा है कि नहीं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, हर इलेक्शन के बाद जो आपके लोकल पोलिंग स्टेशन होते हैं उसमें लड़ाई झगड़े तमाशे चल रहे होते हैं, पोलिंग एजेंट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डब्बे चले गए, ये गायब हो गया। यहां ऐसी कोई गेम नहीं होगी। पोलिंग एजेंट्स आएंगे, बोलेंगे हाँ जी टाइम खत्म हो गया, आप भी सब यहाँ मौजूद हैं, ठीक है जी, आपके सामने सील तोड़ के हम पोलिंग का प्रोसेस बटन दबा के, जो कवर हुआ होगा, सील हुआ होगा, जिसको आप बाय मिस्टेक नहीं दबा सकेंगे, पोलिंग को स्टॉप करेंगे। जैसे ही आप पोलिंग को स्टॉप करेंगे, मशीन आपको फॉर्म 15 प्रिंट करके दे देगी, क्योंकि उसको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना है, वो काउंट कर रही है किससे वोट कहां गए हैं, और वो आपको कैलकुलेट करके दे देगी कि कौन जीता, किसको कितने वोट पड़े। और अगर लोग कहेंगे कि नहीं हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वो डब्बा जिसमें प्रिंटेड पर्चियां गई थी
उनको मैच कर लिया जाएगा प्रिंटेड रिकॉर्ड के साथ और कहा जाएगा देखिए जी ये मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं, ये कहानी नहीं है, ये वोट तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ये नहीं करता, इस तरह की कोई भी चीज नहीं हो सकेगी। तो बहुत जल्दी से रिजल्ट्स आएंगे और बहुत जल्दी चीजें मूव हो सकेंगी। तो इस सारे प्रोसेस से जो वोटिंग का प्रोसेस है इटसेल्फ, जो स्टेप 2, 3 और 4 है, ये तो बहुत वैलिड हो जाएगा। शायद थोड़ा स्लो हो जाए इनिशियली, थोड़े से और मसाइल आए, लोगों को यूज करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके यूज टू हो जाएंगे। एक और जो इसके ऊपर बहुत लोग एतराज उठाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो ये कहते हैं कि ओहो जी ये तो इंटरनेट बेस्ड है, इसको कोई हैक कर लेगा। ये इंटरनेट बेस्ड मशीन है ही नहीं। ये मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। अपना डाटाबेस, अपनी सारी चीजें वो मशीन के अंदर ही होंगी और मशीन के अंदर अपनी बैटरी भी लगी हुई है। तो अगर आप स्विच ऑफ कर दें पावर, अगर इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए, तो वो मशीन एक दिन के लिए आराम से वहां काम कर सकेगी और प्रिंट आउट्स निकाल सकेगी। तो ये भी कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर और ऐसी कोई कहानी भी नहीं हो सकेगी। तो ये तो वो चेंजेस हैं जो प्रोसेस में आएंगी, कि प्रोसेस कैसे बदलेगा और ये मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किस तरह से ये चेंजेस लेकर आएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से पाकिस्तान की सियासत का मंजर ओवरऑल कैसे बदलेगा, उसमें क्या तब्दीली आएगी। अब आप इमेजिन करें, ये इतनी सारी पार्टियां हैं, ये जो जमा हो जाती हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, फजलुर रहमान, और हर शख्स रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है कि हम पाकिस्तान के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये किस बलबूते पर है कि जहां हम सबको पता है, हर जगह पे, मैं कराची से हूं, मुझे पता है हर जगह पे नकली ठप्पे पड़ रहे हैं, डबल डबल वोट्स डल रहे हैं, और उन वोटिंग की बेसिस के ऊपर ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। और उन वोटिंग की वजह से लोग इनको टाइम भी दे रहे हैं, मीडिया पे टाइम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अरे भाई इनको तो इतने वोट पड़े थे ओवरऑल, हालांकि उनमें से बहुत सारे वोट हो सकता है नकली हो। सो जो पहली चेंज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, जो मुझे लग रहा है इसके बाद आएगी, जब ये अपने इनिशियल हर्डल्स को क्रॉस कर लेगी, कि हमारे पास डाटा आने लग जाएगा कि कौन वाकई ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जमात इस्लामी, कितने लोग हकीकतन जमात इस्लामी को वोट देते हैं, कितने लोग हकीकतन एक इलाके में फजलुर रहमान को वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी क्या वाकई ही नेशनल पार्टी है? चले ठीक है, वो कहेंगे जी कोई बात नहीं, हम सीटें नहीं जीते लेकिन वोट तो हमारे हैं। तो क्या वाकई वो नेशनल पार्टी है? क्या ऑल टुगेदर भी उनके पास हर इलाके में इतने रीजनेबल वोट पड़ रहे हैं, या 100-200 ही आदमी बस उनको वोट डाल रहे हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क में उछलता कूदता फिर रहा है और तमाशे कर रहा है। ये सबसे बड़ी चेंज आएगी कि लोगों को पता चलेगा कि असल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, असल लीडर्स कौन है, किसको टाइम देना है, किसकी बात सुननी है, किसको वैल्यू करना है। इसमें रास्ते खुलेंगे नए लीडर्स के लिए भी। अगर कोई नई थॉट लेकर आता है, जैसे पाक सर जमीन पार्टी है, अगर वो लेकर आती है और वो इवेंचुअली कराची से एक रीजनेबल नंबर ऑफ वोट्स ले लेती है, अगर कोई सीट नहीं भी जीतती और उसमें रिगिंग नहीं है, तो आपको पता है कि इनकी एक वॉइस है, इनको सुनना चाहिए, इनको इंगेज करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उसका बाप, उसका बाप, उसके बाप का बाप एक बहुत बड़ा लीडर था, तो अब हम एक उस चमूने को भी सुने जिसने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये दो लोगों की तरफ मेरा इशारा है। तो ये सबसे पहली तब्दीली आएगी। जो दूसरी एक और तब्दीली आएगी वो ये, क्योंकि रिजल्ट इंस्टेंटली पोलिंग स्टेशंस पे कंपाइल हो जाएंगे, तो हम देखेंगे, बहुत पॉसिबल हो सकेगा कि जैसे मॉडर्न सोसाइटीज में होता है कि दिन के आखिर तक या रात तक रिजल्ट्स आ जाएंगे सबके पास, क्योंकि मैन्युअली काउंटिंग नहीं हो रही। दूर दराज इलाकों से भी बस इतना ही वक्त लगेगा जितना कम्युनिकेट करने में लगता है कि भाई वहां पे अगर फैक्ट्स नहीं है, वरना कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स बहुत जल्दी होगी। और जितनी जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, उतनी कम कंफ्यूजन होगी, उतनी कम कंट्रोवर्सीज होंगी, उतनी कम ये सोच होगी ओहो तो रिजल्ट नहीं आया, कोई इसमें मेडल कर रहा है। ये एक और सोच होगी जो तब्दील हो जाएगी पाकिस्तान में। ये जो हर इलेक्शन के बाद नहीं किसी ने तो कुछ ना कुछ किया होगा, ये बात भी बदल जाएगी। तो पहली ये कि पता चलेगा ट्रू रिप्रेजेंटेशन क्या है। सेकंड ये कि लोगों को जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, तो कहानियां बुनने का काम, वक्त कम हो जाएगा। तीसरी बात ये कि इस प्रोसेस में जो इस मशीन को डिजाइन करने में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंडियन इलेक्शन प्रोसेस से सीखा है, इसमें एक डबल वेरिफिकेशन प्रोसेस है। पिछले सिस्टम में क्या था, आपके पास एक पेपर था, उस पर एक ठप्पा था, बस वही आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, उसके अलावा कोई नहीं था। अगर आपको वैलिड करना है तो डब्बे निकालें, उसको चूहे खा गए, बोरियां खो गई, ये हो गया वो हो गया।
अब यहाँ पे एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेशन है, आपके पास नंबर्स हैं, किसने कितने बजे वोट दिया, कितने वोट दिए, क्या हुआ, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप लोगों को, लेकिन आपको पता चल सकता है कि कितने बजे कौन सा वोट कास्ट हुआ, क्या हुआ, पर उसके साथ साथ एक प्रिंटेड कॉपी भी है। तो अगर कहीं भी तमाशा हो, कहीं भी झगड़ा हो, कोई भी मसला हो, तो मैक्सिमम कितने एक पोलिंग स्टेशन पे वोट पड़ते होंगे? 20,000, 30,000। तो आप उस वक्त वहां बैठ के पहले आप रिजल्ट भेज देंगे और उसके बाद आप बैठ के उन 20-30,000 पर्चियों को वैलिडेट करेंगे और मैच करेंगे कि कितना फर्क है। और ये प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा सबके पास, चाहे अगर आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, बाद में जाएंगे, एक बहुत ही क्लीन और रिफाइंड प्रोसेस होगा वैलिडेशन का। कोई मसला नहीं होगा कि कौन सी चीज कहां गई, और इससे कंफ्यूजन चली जाएगी। और इस सारी बात का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि आम आदमी को इलेक्शन या वोटिंग प्रोसेस पे ट्रस्ट आ जाएगा। अगर आपको पता है कि जो वोट आप डालेंगे वही वोट आगे जाएगा, अगर आपको पता है कि उसके अलावा उसमें वोट नहीं डलेंगे, अगर आपको पता है कि बाद में बोरियां नहीं भरी जाएंगी, डब्बे नहीं भरे जाएंगे, अगर आपको पता है कि कोई गड़बड़ करेगा भी तो उसको वैलिडेट कर लिया जाएगा, तो आपको एक ट्रस्ट होगा उस प्रोसेस में और आप कहेंगे अपने आप से कि मैं वोटिंग वाले दिन अपना जवाब दूंगा आपको, चाहे वो इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो। आम आदमी कहेगा कि मैं वोटिंग वाले दिन बताऊंगा तुम्हें कि तुमने कैसा परफॉर्म किया। इस सारी चीज में एक और भी चीज बदल जाएगी जो बहुत जिक्र होता है पाकिस्तान में कि भाई स्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, स्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया। चीजों को मैं ये नहीं कह सकता कि मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैनिपुलेट करने के तो बहुत सारे तरीके इसमें भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चीजों को रोकना है तो आपने वहां पे राइट्स करा दिए, झगड़े हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, वोटिंग ही नहीं हुई, तो आप क्या कर लेंगे? अगर आपने कुछ आपको बाद में वेरिफिकेशन प्रोसेस को प्रॉब्लम में लाना है और अगर वहां सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो जो पेपर ट्रेल बच रही है, कोई उसको लेके चला जाए, उसको डैमेज कर दे, रिजल्ट नहीं जाएगा लेकिन वेरिफिकेशन प्रोसेस शक में पड़ जाएगा क्योंकि अब आपका जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई पहले से रिजल्ट टेबुलेट करके डाले, कोई पीछे से आके इंटरनेट से उसको मैनिपुलेट कर ले, ये नहीं हो सकेगा। इस तरह की तब्दीली करने के लिए, क्योंकि हर मशीन इंडिपेंडेंटली काम कर रही होगी, तो अगर किसी को रिजल्ट्स मैनिपुलेट करने होंगे तो फिर बहुत ही हाई लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोई स्टेप्स लिए जाएं कि शायद आधी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग मशीनें पहुंचे ही नहीं, या शायद ये प्रोसेस आगे बढ़े ही नहीं, जिसमें पेश है हमारा इलेक्शन कमीशन, वो प्रोसेस को आगे ही नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेटेड ही रहने देना चाहता है। वो चाहता है कि उनके हाथ में चीजें हों और वो अपने जिनसे पैसे उन्होंने खाए हैं उनके साथ वो काम कर सके। तो ये सारी चीजें जो है वो बदल जाएंगी। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप हमारी ऑपोजिशन को देखें कि वो ये प्रोसेस 18 महीने पहले शुरू हुआ था, पिछले इलेक्शन में इन्होंने शोर मचाया कि बहुत रिगिंग हुई है, रिगिंग हुई है, और कोई इन्होंने ट्राइब्यूनल में कंप्लेंट्स नहीं डाली, कुछ नहीं किया। इनको पता है कि इनके नंबर कम है, यानी इतना शोर मचा के बदतमीजी करके वोटिंग तो वोटिंग नंबर से होगी ना। आप बार बार 3 साल से देख रहे हैं कि लॉस पास हो रहे हैं, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते और इसको आगे लेके जाते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट रास्ता अपनाया। उस दिन भी जिस दिन ये वोटिंग हो रही थी, ये खड़े हुए 2-2 3-3 दफा नंबरिंग की, और जब आपको पता है आपके नंबर कम है, आपके अपने लोग टर्न अप नहीं हुए हैं, तो अगर आप इतने डेमोक्रेटिक हैं तो चुप करके बैठ जाएं और दूसरे वेन्यूज देखें, या उससे पहले कंट्रीब्यूट करते, सजेशंस देते, चैलेंज करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। बस चेंज नहीं होने देना चाहना। क्यों? क्योंकि चेंज हो गई तो कौन कैसे हम बताएंगे कि पीपल्स पार्टी, सिंध तो पीपल्स पार्टी का घर है, क्योंकि हो सकता है उसमें 2-3 और पार्टियां भी उभर कर आ जाए। हम कैसे बताएंगे तो पंजाब तो शेर का है, उसमें और पार्टियां भी आ सकती हैं। तो इन लोगों का किरदार यही है। और ऑफ कोर्स फजलुर रहमान वो तो ऐसे इलाके से वोट लेता है कि आप, उसके लिए तो यही सूट करता है कि पेपर पे थप्पे लगें और वो जो चाहे वो कर ले। तो इन लोगों को एक ट्रू पिक्चर भी सामने आई है कि ये हकीकतन पाकिस्तान में कोई भी अच्छी तब्दीली लाने ही नहीं देना चाहते। इवन वो तब्दीली अगर इनको भी बेनिफिट कर रही हो तो ये वो भी नहीं करना चाहते। ये बुग्ज में, ये नफरत में ऐसे डूबे हुए हैं कि कोई भी काम ये करने देना नहीं चाहते। मैं इंशाल्लाह ऑपोजिशन के ऊपर भी एक प्रोग्राम करूंगा कि पिछले 3 साल से इन्होंने क्या झग मारी है, क्या तमाशे लगाए हैं। पहले दिन से
ये और इनकी माफिया चाहे मीडिया में बैठे हों कहीं भी, गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट जा रही है, ना कि ये पॉजिटिव रोल प्ले करते, ना कि ये गवर्नमेंट पे कोई प्रॉपर प्रेशर बिल्ड करते, कुछ नहीं किया और अब भी ये कुछ नहीं कर सकेंगे। सो ये मेरा ख्याल है कि इस वोटिंग मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आज से 10 साल के बाद पाकिस्तान का जो सियासी मंजर है वो बदल चुका होगा। शायद पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी नहीं होगी, पूरी सिंध की भी पार्टी नहीं होगी और पूरे रूरल सिंध की भी पार्टी नहीं होगी, और भी पार्टीज आएंगी। पीएमएलएन भी पंजाब की टॉप लीडिंग पार्टी नहीं होगी अगर ये प्रोसेस इंप्लीमेंट हो गया। फजलुर रहमान और उस जैसे कई मौलवी एलिमिनेट हो जाएंगे या बहुत ही छोटे हो जाएंगे क्योंकि उनके ठप्पे नहीं लग सकेंगे। और कराची में भी चाहे वो पीटीआई हो या एमकेएम हो, कोई भी ठप्पे नहीं लगा सकेगा और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। एंड वेरी पॉसिबल है कि कराची से कोई नई क़यादत उभर कर आ जाए, और मेरा मतलब हरगिज एक्स मेयर नहीं है, कोई नई यूथ जो उठकर आए, जो पाकिस्तान से अलाइंड हो लेकिन कराची को भी आगे लेके चले। सो ये मेरा आज का प्रोग्राम था और ये मेरा कंक्लूजन है कि चीज़ें बदलने जा रही हैं और ये जो चेंजेस आई हैं ये बहुत मेजर चेंजेस हैं जिसको नेशन अभी रियलाइज नहीं कर रही है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 10, 15, 20 years डाउन द लाइन, पाकिस्तान की कौम विल बी वेरी थैंकफुल टू इमरान खान एंड पीटीआई टू ब्रिंग दिस चेंज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आखिरी बात है, इन चीजों के इंप्लीमेंट होने के बाद अगर पीटीआई इलेक्शन हार जाती है तो उसके पास भी कोई चांस नहीं होगा कि वो एक लॉन्ग मार्च करे और इस्लामाबाद में जाके खड़ी हो जाए, क्योंकि वो भी, उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। सो ये पार्टीज का गेम नहीं है, ये पाकिस्तानियों का गेम है। तो उसको सपोर्ट कीजिए। टीडिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, वो हर चीज में आते हैं। वो जो लोग इसको अपोज कर रहे थे वो आखिरी वक्त तक इसको रोकने की कोशिश करेंगे, पर उनकी चालों को समझिए और पाकिस्तान को आगे लेके जाइए। कैसी लगी आपको मेरी बात, प्लीज कमेंट्स में डालिएगा। आपको क्या लगता है, आपके क्या सजेशंस हैं और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में लिखिएगा। प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चलती रहें, और जो है बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा कि अगर मैं कभी लाइव आ रहा हूं तो आपको पता चल जाए। अगली दफा के लिए बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।